कंगना के फादर ने कहा कि मैं आपको थप्पड़ लगाऊंगा अगर आपने मेरे से बहस की, और कंगना ने कहा कि अगर आप मुझे थप्पड़ लगाएंगे तो मैं भी चुप करके नहीं बैठूंगी। कंगना की कोई उम्र होगी 15-16 साल जब कंगना अपने घर से भाग गई। गैंगस्टर फिल्म हिट हो गई, फैमिली वापस नहीं आई, कोई कांटेक्ट नहीं किया कि बेटा किस हाल में हो। कंगना रनावत ने कहा कि आदित्य पंचोली मेरे ऊपर हाथ उठाते थे और मुझे बहुत पीटा करते थे। आदित्य पंचोली की वाइफ ने ये कहा कि जब मेरे हस्बैंड घर से बाहर रहते हैं तो हमारे घर पे बहुत सुकून और शांति रहती है। आद्यन सुमन कहते हैं कि मुझे कंगना रनावत से सच्चा प्यार हो गया था, लेकिन कंगना रनावत 11 बजे जैसे कंगना के अपार्टमेंट गया तो कंगना ने पूरे अपार्टमेंट में ब्लैक कलर के पर्दे लगाए हुए थे और अपनी दोस्त के साथ बैठ के जमीन पर काला जादू कर रही थी। ऋतिक कहते हैं कि कंगना खुद से अपने दिमाग में कहानियां बना लेती है। ऋतिक रोशन का कहना है कि कंगना की बहन ने मुझे बताया है कि ऋतिक रोशन का कहना है कि जब मैंने कंगना रनावत से ब्रेकअप किया तो कंगना ने मुझे 1439 ईमेल्स की थी। हेलो एंड वेलकम टू सुपर नॉर्मल पॉडकास्ट। मैं आपका मेजबान हसन ज़ेब। नाज़रीन, हमेशा की तरह मैं और लबीबा आपकी खिदमत में बहुत अच्छी, बड़ी मज़े की कंट्रोवर्सीज और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आए हैं। आपने हाइलाइट्स देखी होंगी, आपने थंबनेल और टाइटल भी देखा होगा कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। तो बगैर किसी इंतज़ार के लबीबा की जानिब बढ़ते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लबीबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हसन, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। लबीबा, हमेशा की तरह आज फिर आप बॉलीवुड की स्टोरीज लेकर आई हैं। अच्छा, ऑडियंस का एक सवाल था, मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये सवाल करूंगा आपसे। वो कहते हैं कि लबीबा के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? क्या लबीबा इन एक्टर्स के साथ थी? ये कैसे पता चला? आप बताएं, आप कहाँ से रिसर्च करती हैं, कैसी स्टोरीज पता चली? अच्छा, मैं भी ये कमेंट बहुत दफ़ा पढ़ती हूँ, मुझे हँसी भी बहुत दफ़ा आती है। अच्छा, उसमें ऐसा सीन है कि आप उस चीज़ के बारे में रिसर्च करते हो जिस चीज़ के बारे में आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी को एनिमल्स की लाइफ में इंटरेस्ट है तो वो डिस्कवरी चैनल ज़्यादा देखेगा। अगर किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो उसकी सब्सक्रिप्शन में जो आर्ट चैनल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो जो 90s के किड्स हैं ना, वो बॉलीवुड देखते-देखते ग्रो अप हुए हैं। आप और मैं जैसे वो लोग, हम लोग सलमान खान के सॉन्ग्स पे, करिश्मा के सॉन्ग्स पे, वेडिंग्स में छोटे बच्चों को आगे कर दिया जाता था डांस करो। तो इस तरह से है कि बॉलीवुड देखते-देखते बड़े हुए हैं, बॉलीवुड में इंटरेस्ट था, बॉलीवुड मूवीज़ की मैं फ़ैन हूँ, इसलिए जो बॉलीवुड के एक्टर्स की लाइफ़ है, उसमें भी कुछ इंटरेस्ट है। और साथ ही साथ क्योंकि जो मैं पॉडकास्ट करती हूँ वो सुपरनैचुरल पॉडकास्ट है, उसमें हम मिस्ट्रीज़ को भी डिस्कस करते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को भी डिस्कस करते हैं पिछले 2 सालों से, तो उसकी वज़ह से भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया। और उसके साथ-साथ ये भी होता है कि कोई भी हवा में तीर नहीं छोड़ा जाता। इंटरनेट पर बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाते हैं, पेपराज़ीज़ जो होते हैं वो जाके पिक्चर्स लेते हैं, वो बाकायदा तौर पर जो उनके स्कैंडल्स होते हैं उनको सामने लाते हैं, और ये चीज़ें चलती रहती हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। जो हम स्टोरी सुनाते हैं आप उसको वेरीफ़ाई करने के लिए चेक कर लीजिए कि करें कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो जाके पढ़ते हैं और फिर बताते हैं कि वाक़ई ये सही स्टोरी थी। एग्ज़ैक्टली। तो ख़ैर, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं लबीबा। आज हमें आप अपनी फ़ेवरेट कंगना रनावत का बताने जा रही हैं। तो सबसे पहले बताएँ कि कौन-सी स्टोरी सुनाएँगी? उनके ब्लैक मैजिक वाली सुनाएँगी, उनके बॉयफ्रेंड वाली सुनाएँगी या कुछ और? अच्छा, कंगना मेरी फ़ेवरेट है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। कंगना शायद अपनी एक्टिंग की वज़ह से फ़ेमस ना हो, लेकिन कंगना की एक बात जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि कंगना को अपने आप को स्क्रीन पे, मीडिया में, न्यूज़ में इन रखना आता है। ये मैंने टॉन्ट किया था वैसे आपकी फ़ेवरेट, लेकिन वो तो आपकी वाक़ई फ़ेवरेट है। वो इस बात से मेरी फ़ेवरेट है कि कंगना को पता है कि कौन-सा टैक्टिक, कौन-सा मूव यूज़ करके कंगना ने न्यूज़ में इन रहना है, ये बात ठीक तो है। हमें पता है। कंगना की अगर हम रिसेंटली देखें, कंगना ने 11 फ्लॉप्स दी हैं, बैक टू बैक अभी। और हम देख सकते हैं कि कंगना की इतनी ज़्यादा फ्लॉप्स के बाद भी कंगना का जब भी नाम आता है तो कंगना को हम ये नहीं कहते कि कंगना कहाँ गई, या कंगना, अच्छा लास्ट मूवी उसकी कौन-सी आई थी? कंगना की मूवीज़ पे लोगों का इतना ध्यान नहीं होता। कंगना जो स्टेटमेंट देती हैं, लोग ज़्यादा उसकी हाइप जो क्रिएट हो जाती है उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, कंगना में जो हमें एक बागी नेचर आती है ना, वो अब आके बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के बाद ऐसा कोई चेंज नहीं आया। कंगना रनावत बचपन से ही बागी थी। हुँ। कंगना की कोई उम्र होगी 15-16 साल जब कंगना अपने घर से भाग गई थी। ये घर से भाग गई यस, थी? कंगना घर से भागी थी। कंगना की बड़ी डिसेंट सी फैमिली थी। कंगना की जो मदर है वो एक टीचर और कंगना के फादर एक बिज़नेसमैन। कंगना के जो ग्रैंडफ़ादर हैं वो आईएएस ऑफ़िसर थे और जो उसके ग्रेट ग्रैंडफ़ादर है वो किसी तहरीक में उनका शुमार होता था। अच्छा, वो रिबेलियस बिहेवियर जो कंगना की फैमिली में हमने देखा है,
वो कंगना के अंदर भी कहीं ना कहीं आता है, कहते हैं ना इट रन्स थ्रू द ब्लड, वो कंगना के अंदर भी फिर आया आगे जाके। वो ऐसे कि कंगना रनावत बड़ी अच्छी स्कूल में, ड्रामेटिक क्लब में, डिबेट में, स्टडीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली बच्ची थी कंगना। कंगना सिराजपुर में पैदा हुई थी और वहाँ पे जिस तरह से देखा जाता है कि वो इतना अपग्रेडेड एरिया नहीं था, लेकिन कंगना को सारी फैसिलिटीज़ घर पे दी जाती थी। लेकिन कंगना ना बचपन से अपने घर वालों से भी अगर कोई थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन देखती थी ना अपने भाई और बहन के दरमियान, तो सवाल बहुत ज़्यादा करती थी। अगर कंगना के फादर ने कंगना के भाई को गन या कार ला दी और कंगना को डॉल या मेकअप ला दिया, तो कंगना कहती थी ये मेरे किस काम का है, आपने हम दोनों को सेम चीज़ क्यों नहीं ला के दी। कि अगर कंगना के भाई को स्कूल के ज़्यादा पैसे मिलते थे और कंगना को कम पॉकेट मनी मिलती थी, तो कंगना उस पर भी एहतजाज करती थी कि मुझे क्यों कम पॉकेट मनी दी जा रही है। अगर कंगना के भाई को शाम 7 बजे के बाद खेलने जाने दिया जाता था, तो कंगना भी जिद करती थी कि आप अच्छा, भाई को जाने दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे। मतलब ये कैसा इक्वालिटी होनी चाहिए। हाँ, इक्वालिटी पे वो बचपन से बिलीव करती थी। अब हुआ ऐसे कि कंगना ने जब इन मैट्रिक किया पास और उसके बाद जब कंगना का स्कूल कंप्लीट हो गया, कंगना की जब कॉलेज में जाने की बारी आई, तो कंगना के फादर चाहते थे कि कंगना एक डॉक्टर बने। कंगना थी तो इंटेलिजेंट, लेकिन कंगना ये चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लूं। मेरी जिंदगी के फैसले मेरे लिए और कोई ना ले, मेरे पेरेंट्स भी ना ले। ठीक है। कंगना ने अपने फादर को कहा कि मैंने डॉक्टर नहीं बनना। कंगना के फादर के साथ कंगना की काफी ज्यादा लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, जिस तरह से पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान हो जाती है, जाते हैं, सब आर्ग्यूमेंट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आर्ग्यूमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि कंगना के फादर ने कहा कि मैं आपको थप्पड़ लगाऊंगा अगर आपने मेरे से बहस की। और कंगना ने कहा कि अगर आप मुझे थप्पड़ लगाएंगे तो मैं भी चुप करके नहीं बैठूंगी। ये अपने फादर को कह रही थी, ओह! मतलब कंगना इतनी रिबेलियस थी। कंगना के फादर ने कहाँ पे मुड़ना था, हेड ऑफ द फैमिली थे, 3 बच्चे, कंगना की एक और बहन भी है, एक छोटा भाई भी है। वो कंगना की सबकी टेक केयर कर रहे थे और ये कहा जाता है कि जो फैमिली को सपोर्ट कर रहा होता है, उसकी टेक केयर कर रहा होता है, उसके घर वालों को माननी भी पड़ती है। ठीक है। कंगना को भी कहीं ना कहीं माननी पड़नी थी। कंगना भी 15-16 साल की थी, कंगना कम उम्र भी है और कंगना को जो है खुद से कुछ अर्न नहीं करी, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो जिस पे डिपेंडेंट है होता है इंसान, उसकी बात माननी पड़ती है। लेकिन कंगना ने ऐसे नहीं किया। कंगना घर से भाग के मुंबई आ गई। अच्छा, घर वालों से झगड़ा करके आई हैं और बता के आई हैं कि मैं जा रही हूँ घर से। कंगना के फादर ने भी कहा जाती है तो जाए, जब जेब में पैसा कम हो जाएगा तो घर वालों की याद आएगी। लेकिन कंगना ने सोचा कि मैंने अपने घर वालों से पैसे नहीं मांगने, चाहे जो मर्जी हो जाए। मेरे फादर ने जाने दिया कि वो पैसे खत्म होंगे तो आ जाएगी। यस, क्योंकि कंगना के अभी Shocking. कंगना के फादर को पता चल गया था कि कंगना अब टलने वाली नहीं है। कंगना चली गई, मुंबई आ गई। अच्छा, मुंबई आने के बाद ना कंगना ने एक चीज़ तो रियलाइज़ कर ली कि अगर अब मैं आ गई हूँ तो वापस लौट के अगर जाऊंगी तो मुझे 2 चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। एक चीज़ तो ये कि घर वालों के मैं हमेशा दब के रह जाऊंगी, और ये जो मैंने डिसीजन लिया है उस तरह से मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, मुझे जाहिर बहुत है। टॉन्ट्स भी सुनने को मिलेंगे। और तीसरी ये चीज़ कि अगर भाग जाने के बाद मैंने घर ही लौट कर जाना है, तो मैंने इतना बड़ा स्टेप, इतनी बड़ी ब्रेवरी दिखाई क्यों। अच्छा, मुंबई आ गईं, उसके बाद क्या कोई जॉब की, कोई कॉल सेंटर या कोई ऐसी-वैसी छोटी-मोटी जॉब, या ड्रामाज़ इस तरह से मॉडलिंग में डायरेक्ट ही चली गईं? नहीं, ड्रामा तो कंगना के ब्लड में था स्टार्टिंग से ही। अच्छा। कंगना ने यहाँ आकर मुंबई में मॉडलिंग एजेंसी में अपना पोर्टफोलियो शूट करवाया। हाँ, कुछ हाँ। पैसे कंगना के पास थे, कंगना ने वो यूटिलाइज किए और अपना पोर्टफोलियो बनवाया। पोर्टफोलियो बनवाने के बाद कंगना को कुछ एड्स भी मिलना स्टार्ट हो गए लकीली। कंगना को एड्स मिले, कंगना को ये बात पता चल गई थी कि मैं अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। ठीक है। कंगना हैंड टू माउथ रही, काफ़ी ज़्यादा उन पे फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया उस दौरान, लेकिन ऐसा हुआ कि कंगना को शूट्स मिलते थे। क्योंकि कंगना का उस टाइम पे अगर देखा जाए तो 15-16 साल की जो लड़की होती है उसका बहुत ही इनोसेंट सा फेस होता है और ग्रो कर रही होती है वो, और काफ़ी इनोसेंस भी फेस पे होती है। ठीक है। तो कंगना को प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, हुआ ऐसे कि कंगना को एक एड शूट जब मिला तो कंगना को वहाँ पर ना अनुराग बासु मिले, जिन्होंने फिल्म गैंगस्टर बनाई है। ठीक है। एक एड शूट के दौरान उन्होंने कंगना को देखते ही कुछ रियलाइज कर लिया कि कंगना जो है ना बड़े पर्दे पर काम कर सकती कुछ है, कर सकती है। बड़े पर्दे पर काम कर सकती है। उसी दौरान कंगना भी ना एक बड़े मौके की तलाश में थी, क्योंकि कंगना को पता चल गया था कि अगर मैं मॉडलिंग करूंगी तो मुझे काफ़ी साल लग जाएंगे मॉडलिंग करियर में अपना नाम बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मॉडल्स ऐसी भी थी जो कंगना से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थी, कंगना से बहुत ज़्यादा मेच्योर भी थी, लेकिन वो उतना अर्न नहीं कर रही थी जितना कंगना अर्न करना चाहती थी। और अगर हमें अगर देखा जाए, कंपेयर भी किया जाए, तो जो फिल्मी एक्ट्रेसेस है वो मॉडल से बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर लेती हैं। कंगना को अनुराग बासु मिले, स्क्रीन टेस्ट हुआ और कंगना को उससे पहले एक फिल्म के लिए लॉक किया गया, आई लव यू बॉस। अच्छा, आई लव यू बॉस कंगना को लॉक किया गया, लेकिन वो किसी वजह से बन ना सकी आई लव यू बॉस। और जो कंगना की पहली फिल्म थी गैंगस्टर,
ओह, जो गैंगस्टर की सॉन्ग्स थे आज तक, इमरान हाशमी के साथ कंगना ने फिल्म की है, तो वाह ही मेरी शब है सुबह है, और जो सॉन्ग है उस फिल्म के बड़ी सुपर डुपर हिट थी। और उस फिल्म में कंगना सिर्फ 17 साल की थी। अच्छा 17 यस, साल की थी 17 सिर्फ। साल की हैं सिर्फ कंगना। और अनुराग बासु ने उनको अपना पहला ब्रेक थ्रू दे दिया है कंगना का। पूरी इंडस्ट्री में कंगना के बारे में बात होना शुरू होगी कि एक न्यू कमर आई है और बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, बहुत प्रिटी है, और छा और गई है। छा गई है। गैंगस्टर मूवी में कंगना का बड़ा अच्छा रोल था। अच्छा, जब कंगना ने गैंगस्टर की, तो गैंगस्टर की एक सक्सेस पार्टी में कंगना की मुलाकात होती है आदित्य पंचोली के साथ। ठीक है। और आदित्य पंचोली के साथ कंगना की स्टोरी बहुत ज़्यादा डार्क है। आदित्य पंचोली सूरज पंचोली के फादर हैं, और जरीना वहाब के हस्बैंड है। मीडिया इंडस्ट्री से उनकी पूरी फैमिली का लिंक है। जाहिर है। कंगना रनावत की एज होगी उस टाइम कोई 17-18 ईयर्स, और आदित्य पंचोली की एज है कोई 40 ईयर्स। मतलब कंगना रनावत और आदित्य पंचोली की एज में कोई 20-22 साल का फर्क है। रूमर्स आना स्टार्ट हो गए कि आदित्य पंचोली और कंगना रनावत डेट कर रहे हैं। और उस वक्त कंगना रनावत तो एक बच्ची थी, टीन एज में थी, लेकिन आदित्य पंचोली का बेटा सूरज पंचोली उस टाइम पे भी जवान था। हम देखे ना, सूरज पंचोली ने अपना हीरो मूवी से डेब्यू किया था अथिया शेट्टी के साथ, जो सुनील शेट्टी की बेटी है। बिल्कुल ठीक है। और सूरज पंचोली का जिया खान के मर्डर केस में भी कंट्रोवर्सी में कितना नाम आया था। सही कह रही हूँ। अब आदित्य पंचोली कंगना रनावत को डेट कर रहे हैं, और आदित्य पंचोली की फैमिली को भी ये बात पता है। अच्छा यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ, यहाँ पर ये सवाल मैं करने लगा हूँ। मतलब सूरजपुर से सिराजपुर से मुंबई आई, मुंबई आके मॉडलिंग की, पोर्टफोलियो बनवाया, एड्स मिले, उसके बाद ड्रामाज में या बॉलीवुड में डायरेक्ट एंट्री मिल गई, फिल्म्स करना शुरू कर दी, गैंगस्टर फिल्म हिट हो गई। फैमिली वापस नहीं आई, कोई कांटेक्ट नहीं किया कि बेटा किस हाल में हो। ज़ाहिर है हम देखते हैं ना कि अगर फादर ने इतना सपोर्ट नहीं किया तो मदर कॉल कर लेती है या बड़ी बहन कॉल कर लेती है कि तुम वापस आ जाओ, मैं सब सेट करवा दूंगी, वट एवर जो भी। इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ। अच्छा, कंगना अपने फादर से ताल्लुकी का इजहार कर चुकी थी एक ट्वीट में। कंगना की जो सिस्टर है, कंगना का उनसे स्टिल डेट राब्ता है, और कंगना की सिस्टर कंगना की मैनेजर रही हैं 2014 तक। उसके बाद उनकी सिस्टर की शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, तो बिजी हो गई थी, इसलिए कंगना का काम मैनेज नहीं कर पा रही थी। लेकिन कंगना की सिस्टर ही कंगना की मैनेजर रही हैं 2014 तक। वो कहते हैं ना कि जब लड़की कोई ना कोई कदम उठाती है तो उसे अगर कोई सपोर्ट करता है तो उसकी बहन या माँ करती है ज्यादा। तो ये जब घर से निकली तो जो फाइनेंसिस थे, पैसे। कंगना के पास कोई फाइनेंस, जो पॉकेट मनी मिली होती थी कंगना अच्छा को, और वही वो सेफ थी। कंगना की सिस्टर ने कंगना को या उस टाइम पे सपोर्ट किया, या सिर्फ कंगना थी। ओके। और यहाँ पर अगर कंगना ने अपना एक बहुत ही नॉर्मल सी एजेंसी वैसे से बहुत पोर्टफोलियो शूट किया। डेयरिंग काम है इस तरह निकलना, कि एक लड़की हो के घर बार छोड़ के निकल के एक अनजान शहर में जाना और यहाँ तक पहुँचना, वैसे बड़ी बात है। अभी तो आप जो आगे जाके स्टोरी सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि कंगना कितनी निडर है। ठीक हो गया। हम्म। आदित्य की तरफ आते हैं। अगर हम किसी के लव अफेयर के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पहला थॉट आता है कि अगर किसी मैरिड मैन का किसी लड़की के साथ अफेयर है तो बहुत ही कोई लवी डवी सा रिलेशनशिप होगा। अगर एक आदमी है जिसकी उम्र कोई 40 साल है और एक लड़की को डेट करे जिसकी उम्र कोई 17 या 18 साल है, तो वो उस लड़की से बहुत प्यार करता होगा। लेकिन कंगना रनावत ने कहा कि आदित्य पंचोली मेरे ऊपर हाथ उठाते थे और मुझे बहुत पीटा करते थे। अच्छा, अब जब ये कंगना रनावत ने बयान दिया और ये स्टेटमेंट मीडिया के सामने आई तो एकदम से हलचल मच गई। कंगना तो उस टाइम पे एक फैमिली नहीं है उनकी, और कंगना जो है हमेशा से उनके बारे में एक इमेज था कि कंगना कुछ भी बोल देती है, लेकिन कंगना की ये पहली स्टेटमेंट थी जिसने तहलका मचाया था। कंगना ने कहा कि आदित्य पंचोली मेरे ऊपर हाथ उठाते थे, आदित्य पंचोली मेरे बारे में एक्स्ट्रा सेंसिटिव थे। एक दफ़ा आदित्य पंचोली ने मुझे अपार्टमेंट में बंद कर दिया था और मैं अपार्टमेंट की खिड़की से छलांग मार के भागी थी वहां से। यस, कंगना रनावत ने कहा कि मेरा जो पहला रिलेशनशिप था, मेरी लाइफ का पहला रिलेशनशिप है, और इतना टॉक्सिक होगा मुझे आइडिया नहीं था। कंगना ने कहा जब आदित्य पंचोली ये सब मेरे साथ कर रहे थे तो मुझे भाग के अनुराग बासु के घर जाना पड़ा, और अनुराग बासु की वाइफ ने मुझे 15 दिन अपने ऑफिस में पना दी कि तुम यहाँ पर सेफ हो, यहाँ पर आदित्य पंचोली नहीं आएगा, और अगर आदित्य पंचोली आता भी है तो हम तुम्हें उससे प्रोटेक्ट करेंगे। जो गैंगस्टर के डायरेक्टर है अनुराग बासु, उन्होंने और उसकी फैमिली में, क्योंकि उन्होंने कंगना को लॉन्च किया है, अपनी मूवी में चांस दिया है, तो कुछ कनेक्शन ऐसा बन जाता है, और कंगना के लिए वो एक फादरली फिगर की तरह थे। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि आदित्य पंचोली ने अगर कंगना पर हाथ उठाया तो रीजन क्या बनी, और यही रीजन जब आदित्य पंचोली से पूछी गई कि क्या आपने कंगना रनावत पर हाथ उठाया, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं। आदित्य पंचोली ने ये कहा कि मैं और कंगना 3 साल से ऐसे रह रहे थे जैसे हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं। 3 साल से आदित्य पंचोली ने कहा हम अपने फ्रेंड के घर पे रह रहे थे, मैं कंगना के लिए घर बनवा रहा था,
जहां पर हम इन फ्यूचर रहने वाले थे। और आदित्य पंचोली ने एक ना बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी थी जिसको कंगना ने कहा था कि ये झूठ है। आदित्य पंचोली ने कहा कि कंगना रनावत मुझे पहली दफा सड़क पर मिली थी जब मैं अपनी कार से गुजर रहा था। मुंबई की एक मॉडलिंग एजेंसी है, उसके बाहर एक सड़क गुजरती है, वहां पर मैं जा रहा था, मुझे कंगना वहां पर मिली और कंगना ने पहले आकर मुझे हाय बोला। कंगना ने मुझे आकर हाय बोला, कंगना ने मुझसे मेरा नंबर लिया और जब मैंने नाम पूछा कि आपका नाम क्या है तो उन्होंने कहा मैं कंगना रनावत हूँ। तो तब आदित्य पंचोली ने कहा कि मुझे याद आया कि मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि अगर कंगना रनावत तुम्हें कहीं मिल जाए, मैं तो कंगना रनावत को तुम्हारे बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, तो कंगना तुमसे अपने करियर में पुश के लिए बात करेगी। उसके बाद आदित्य पंचोली ने कहा कि कंगना रनावत मेरे पीछे पागल हो गई और मुझे बार बार कॉल करती थी और मिलने के लिए कहा करती थी। और वहां पर कंगना ये कह रही है कि आदित्य पंचोली ने मुझे मैनिपुलेट किया, मैं तो उम्र में छोटी थी, आदित्य ने मुझे मैनिपुलेट किया, आदित्य की एक वाइफ भी थी, एक बेटा भी था, फिर भी आदित्य ने मेरे साथ एक अफेयर रखा और अफेयर भी रखा इतना टॉक्सिक जिसमें मुझे मारा पीटा भी जा रहा है। अच्छा, कंगना ने आपकी अदालत में ये बयान दिया कि जब बात हद से बढ़ गई तो मैं आदित्य पंचोली की वाइफ जरीना के पास गई और मैंने वहां जाकर उनको बताया कि तुम्हारे हस्बैंड ये चीजें कर रहे हैं। तो आदित्य पंचोली की वाइफ ने ये कहा कि जब मेरे हस्बैंड घर से बाहर रहते हैं तो हमारे घर पे बहुत सुकून और शांति रहती है, इसलिए मैं अपने हस्बैंड को नहीं रोकती कि वो बाहर किसी लड़की के साथ अफेयर करे। अगर वो किसी लड़की के साथ अफेयर नहीं रखते तो वो घर पे बहुत वावेला मचाते हैं। यस, कंगना रनावत ने आपकी अदालत में स्टेटमेंट दी है। और दूसरी तरफ जरीना वहाब के बारे में भी कंट्रोवर्शियल, जो मैंने उनका इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि मुझे अगर कोई भी मैरिड मैन बाहर अफेयर करता है, इवन मेरे हस्बैंड भी करते हैं, तो मुझे उससे कोई इशू नहीं है। मर्द की अपनी जिंदगी है, मर्द का अपना एक दिल है। अब इस बात से हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, कौन सी वाइफ होगी जो ये अलाउ या एक बर्दाश्त कर, अलाउ तो चलो बहुत दूर का वर्ड है, कौन सी वाइफ ये बर्दाश्त करती होगी कि मेरा हस्बैंड, जबकि मेरा जवान बेटा है, बाहर उस बेटे की उम्र की लड़की के साथ जाके अफेयर चला रहा है। ये जरीना वहाब की स्टेटमेंट थी। अच्छा, आदित्य पंचोली पे जब बहुत ज़्यादा उंगलियां उठना स्टार्ट हो गई और जरीना वहाब की भी जो स्टेटमेंट थी वो कंट्रोवर्शियल हो गई, तो आदित्य पंचोली ने कंगना रनावत पर एक लीगल नोटिस भिजवा दिया। लेकिन कंगना भी कहाँ चुप करके बैठने वाली थी। आदित्य पंचोली ने नोटिस भिजवाया तो कंगना ने भी नोटिस भिजवा दिया और कंगना ने कहा मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रूफ्स भी हैं आदित्य के खिलाफ, जब मौका या वक्त आएगा तब मैं उनका इस्तेमाल करूंगी। अच्छा, हुआ ऐसे कि वो मामला रफा दफा हो गया और पता है कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है, अगर हम अली जफर और मीशा शफी की बात करें, मी टू मूवमेंट 5 साल लगे और अब उस केस का फैसला जो है सामने आया है। तो उस टाइम पे भी ना सिचुएशन कुछ ऐसी थी। अच्छा, आदित्य पंचोली जब सीन से आउट होते हैं तो उसके बाद कंगना रनावत को कुछ मूवीज मिलना स्टार्ट हो जाती है, गैंगस्टर की मूवी, क्योंकि उनकी हिट थी ऑलरेडी। उसके बाद आते हैं आद्यन सुमन, जो कि शेखर सुमन के बेटे हैं। अब आद्यन सुमन के साथ बड़ी स्टोरी यस, बड़ी स्टोरी, सच्चा प्यार और बड़ी स्टोरी। आद्यन सुमन कहते हैं कि मुझे कंगना रनावत से सच्चा प्यार हो गया था, लेकिन कंगना रनावत एक साइको है। यस, उनकी ये स्टेटमेंट है। और शेखर सुमन ने भी मतलब हम ये नहीं सिर्फ कह सकते कि आद्यन सुमन की फैमिली को इस अफेयर के बारे में नहीं पता था, शेखर सुमन को, आद्यन सुमन की मदर को ये सारी बातें पता थी कि वो कंगना रनावत को डेट कर रहे हैं। अच्छा, हुआ ऐसे कि राज फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों मिले, दोनों में प्यार हो गया आपस में, और जो रिश्ता खत्म हुआ था ना आदित्य पंचोली का कंगना के साथ, आदित्य पंचोली ने ये कहा था कि मैं कंगना के बारे में बहुत सीरियस था, मैंने कंगना के फोन में किसी और लड़के के साथ मैसेजेस पढ़ लिए थे जिस पर मुझे गुस्सा आया था, और मैंने कंगना से जब पूछा तो कंगना ने मेरे ऊपर के इल्जाम लगाए। यानी आदित्य पंचोली का कहना था कंगना रनावत मुझे चीट कर रही थी। उन्होंने नाम नहीं लिया आदित्य से, उन्होंने नाम नहीं लिया आद्यन सुमन का, लेकिन उनकी स्टेटमेंट ये थी। अच्छा, मैं जज नहीं कर रहा, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि अगर देखा जाए ना इस केस को, वो 40 साल के या 18 साल की जो बड़ी एज के बंदा है उसके लिए छोटी, वो केयरिंग भी होंगे, लविंग भी होंगे, बोलेंगे मेरे साथ रहे रहे रहे। लेकिन जो छोटी लड़की है उसके लिए वो एक शुगर डैडी ही है। लेकिन उनके उसके लिए क्या ज़रूरी होगा कि मेरी एज फेलो, मेरा मतलब अच्छा हैंडसम लड़का हो, व्हाटएवर जो भी है, एक शुगर डैडी साइड पे रहे जो पैसे भी लुटाता और रहे, घर भी। अनसर्टेनिटी भी है ना, उनको हाँ। नहीं पता कि वो कहते हैं हम हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे थे, लेकिन वो उनकी वाइफ नहीं थी, स्टिल वाइफ नहीं। तो मतलब हो सकता है उसके अंदर, मतलब मैं जज नहीं कर रहा, मैं अपना एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि न्यूट्रल होकर अगर देखा जाए ना तो स्टोरी कुछ ऐसी ही लगती है कि कंगना ने वाकई ही चीट किया होगा। एक मीम आती है जब आदित्य पंचोली और कंगना रनावत के केस के बारे में डिस्कशन होती है ना, आदित्य पंचोली अपनी वाइफ को तुम्हारे लिए चीट कर रहे थे कंगना और तुमने उन पर ही चीट कर दिया ये वाली मीम बहुत ज्यादा सामने आती है। अच्छा, फिर आते हैं आद्यन सुमन, उनकी एंट्री हो गई।
अच्छा, उनका कहना है कि राज फिल्म की शूटिंग के दौरान जब हम मिले तो कंगना मुझे बहुत लवी डवी मिली। मुझे ऐसा लगा कि कंगना ब्यूटी से ज़्यादा ब्रेन है। कंगना के पास अपना एक खुद का दिमाग है, कंगना अपने फैसले खुद ले सकती हैं। और कंगना के बारे में मुझे एक बात ये अच्छी लगी कि कंगना मेहनती बहुत है। आदिन सुमन ने कहा कि मुझे ना ये बात ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि मैं कंगना के प्यार में गिरफ्तार हो गया। दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। लेकिन उन्होंने कहा एक रात बहुत अजीब वाक़या हुआ। पहले मुझे उनकी कुछ हरकतें मशकूक लगती होती थी कि कंगना एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी। कंगना हिसाब किताब बहुत ज़्यादा लगाती थी। अगर कोई शूट पे जाना है तो डेट्स का हिसाब रखती थी कि मैं इस डेट पे जाऊँगी, इस डेट पे नहीं जाऊँगी। अगर कोई शूटिंग का टाइम तय हो गया है या प्रमोशन का टाइम तय हो गया तो कंगना कहा करती थी कि इतने बजे नहीं, 12 बजे नहीं, 1 बजे स्केड्यूल करो उसको। 1 बजे का टाइम मेरे लिए लकी है, 1 बजे का टाइम मेरे लिए अनलकी है। आदिन सुमन ने कहा मुझे बातें ना बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती थी, लेकिन फिर क्योंकि मैं उस टाइम पे कंगना के प्यार में था तो इसलिए मैं इतना क्वेश्चन नहीं ये भी करता लिव था। इन में रह रहे थे? यस, लिव इन में रह रहे थे। ओके। उन्होंने कहा कि एक दिन रात को कंगना ने मुझे 11 बजे कॉल की और कंगना ने कहा फौरन मेरे अपार्टमेंट पहुंचो। मैं 11 बजे जैसे कंगना के अपार्टमेंट गया तो कंगना ने पूरे अपार्टमेंट में ब्लैक कलर के पर्दे लगाए हुए थे और अपनी दोस्त के साथ बैठ के ज़मीन पर काला जादू कर रही थी। और मुझे भी उन्होंने कहा कि तुम आकर बैठो और मेरे साथ मिलकर ये जो मैं मंत्र पढ़ रही हूँ वो भी तुम रिचुअल पढ़ना जो भी स्टार्ट करो। करो। यस। उन्होंने कहा मैं एकदम से घबरा गया और वहां से मैंने भागने की कोशिश की। जैसे ही कंगना वहां से गई मैंने भागने की कोशिश की। अच्छा, उन्होंने कहा एक दफा तो मैं वहां से भाग गया। जब मैं अगले दिन उनसे मिला तो कंगना ने ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन मेरे अंदर एक खौफ पैदा हो गया था कि कंगना कर क्या रही थी। जब मैंने कंगना से कन्फ्रंट किया कि कंगना तुम उस रात को क्या कर रही थी, तो कंगना ने कहा कि मेरे बाबा जी ने मुझे एक मंत्र बताया था जिसका जाप मैं पूरी रात करती रही हूँ और तुम्हें भी इसीलिए मैंने बुलाया था। उन्होंने कहा कि मैंने कंगना से इस बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया कि अगर मैं झगड़ा नहीं कुछ भी स्टार्ट करना चाह रहा था, कोई कलेश नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने बात को आने जाने दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हुआ ऐसे कि एक और दिन कंगना मुझे बुलाती है और कहती है मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरे पास आओ। मैं जाता हूँ तो तब तक की लिव इन में नहीं थे या अलग अलग थे? मतलब ऑन एंड ऑफ एक साथ ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ठीक ऑफ है, एक साथ ठीक है। रहते थे। अदन सुमन ने कहा कि कंगना ने मुझे कॉल किया और कहा फौरन मेरे पास पहुंचो। मैं जैसे ही पहुंचा तो उन्होंने मुझे एक बैग पकड़ाया और कहा इसके अंदर जो भी है उसे जाके शमशान घाट में फेंक दो। और मैंने पूछा कि इसके अंदर क्या है, इस बैग के अंदर। तो कंगना रनावत ने कहा कि इस बैग के अंदर मैंने कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जिसके ऊपर मैंने मंत्र पढ़ा है और इन चीजों को तुमने जाके कब्रिस्तान यानी शमशान घाट में फेंकना है। आदिन सुमन ने कहा मैंने इस बात से मना कर दिया तो कंगना अच्छा खासा गुस्सा हो गई। उन्होंने मेरे ऊपर रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया और मैं फौरन से वहां से निकल गया क्योंकि मुझे पता था कि कंगना भी सही मेंटल स्टेट में नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये दूसरी बार था, लेकिन फिर भी मैंने अपने रिश्ते को एक और मौका और देना वो चाहा। फेंक आए वहां पे नहीं, शमशान में? उन्होंने कहा कि अच्छा। मैंने मना किया इसी वजह से झगड़ा हुआ ओके, और ठीक मैं है। नहीं गया। उन्होंने कहा 2 दफा ये हो चुका था लेकिन फिर भी मैं अपने रिश्ते को बचाना चाह रहा था। मैंने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की और कुछ दिनों का गैप लिया जिसके बीच में मैंने कंगना से डिस्कशन की कि कंगना तुम जो भी कर रही हो वो तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम मुझे इसके दरमियान ना धकेलो। उसके बाद उन्होंने कहा कि कंगना ने मुझे एक दिन बुलाया अपने अपार्टमेंट में और हमने काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की कि चलो जो भी हो रहा था। कंगना ने कहा अगर कोई चीज़ मैं करती हूँ तो वो मेरा अपना पर्सनल मैटर है, मैं तुम्हें उसके लिए फोर्स नहीं करूंगी। और होता भी ऐसे है, हमने देखा है जो कास्ट से बाहर लोग शादी करते हैं वो उनके कस्टम्स को नहीं अगर कहते फॉलो करो अपने पार्टनर को तो उनकी लाइफ फिर भी खुशहाल होती है क्योंकि चॉइस होती है उनके पास। अच्छा, उन्होंने कहा कि कुछ दिन गुजरने के बाद हम डिनर का प्लान करते हैं। कंगना कहती है बाहर नहीं जाते, घर पे ही डिनर करते हैं। घर पे जब डिनर करते हैं तो कंगना रनावत फोर्स करती है मुझे कि तुम मेरे पीरियड्स का ब्लड पियो। यस। और वो कहती हैं कि ये कोई नापाक चीज नहीं है, ये तो मेरी बॉडी से निकली कोई चीज है। अगर तुम मुझसे प्यार ब्लड को वो कह रही है कि ठीक है। हाँ, और वो ओके। मतलब वो ये कह रही है कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम प्रूव करो कि तुम्हें मेरी हर चीज से प्यार है। उन्होंने कहा मुझे इंतहाई डिस्गस्टिंग लगा और है भी डिस्गस्टिंग। जाहिर सी बात है। उन्होंने कहा मुझे इंतहाई डिस्गस्टिंग लगा और मैंने कंगना से अच्छा खासा झगड़ा करना स्टार्ट किया और उस टाइम हम बेसमेंट में थे। कंगना ने मुझे बेसमेंट में लॉक कर दिया और बेसमेंट में लॉक करने के बाद कंगना ने ऊंची ऊंची मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिए जिस पर मैं इतना घबरा गया कि मैं फेंट हो गया। जब मैं फेंट हो गया तो फिर कंगना को टेंशन हो गई, कंगना को भी एंजाइटी स्टार्ट हो गई। कंगना ने मेरे घर कॉल किया, मेरे घर वाले आए और मुझे वहां से लेके गए, जिसके बाद मैंने कंगना से अपना रिलेशनशिप खत्म कर दिया। और लेकिन वो तो कहते थे कि जो इम्प्योर ब्लड है मुझे पिलाया था उसने। वहाँ उनका ये स्टेटमेंट, उन्होंने कहा ये तो कह के पिलाया था। पता नहीं कितनी दफा मैं कंगना के घर जाता था और वो पी मुझे चुका पिलाती था। थी। हाँ, पी चुके होंगे। वो चीजों में मिक्स करके देती है यस, चीजों में मिक्स करके देती हूँ। मतलब ये तो उनको बता के पिला रही थी। कितनी दफा कंगना ने खाना बनाया होगा जिसमें ये चीज मिला के उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को दी होगी और उनके बॉयफ्रेंड को नहीं पता होगा। अब तो वो डेलिबरेटली उनसे काम करवाना चाह रही थी, इसलिए वो खुल के सामने आ रही थी कंगना से। अच्छा,
दो चीज़ें सामने आती है। एक तो ये स्टेटमेंट कि आद्यन सुमन जो है वो खुद भाग गए कंगना की ऐसी हरकतों की वजह से, और इस बात को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब सोशल मीडिया पे एक वावेला मच गया था शेखर सुमन के बेटे की सारी स्टेटमेंट्स के बाद, तो लोग कहना शुरू हो गए थे कंगना एक चुड़ैल है, क्योंकि ऐसी हरकतें सिर्फ विच क्राफ्ट में की जाती हैं, ज़ाहिर है काले जादू में की जाती है हाँ, सारा। या सैटेनिक रिचुअल्स में की जाती है। तो कंगना ने इस बात पे डिनाई नहीं किया था कि मैं चुड़ैल हूँ। कंगना ने कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट दी थी और उसके आगे ना इमोजी बना दी थी। तो जैसे क्या? लोगों ने कहा कि कंगना विचक्राफ्ट करती है, तो कंगना ने कहा हाँ, क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूँ। कंगना ने ये लिखने के बाद आगे इमोजी बना दी थी। अच्छा, एक पर्सपेक्टिव जो मीडिया क्रिटिक्स की तरफ से ही सामने आता है कि कंगना आद्यन सुमन को अपनी लाइफ से इसलिए निकालना चाहती थी क्योंकि वो चाहती थी मेरे लाइफ में ऋतिक रोशन आ जाए। ऋतिक रोशन और कंगना रनावत का जो लव अफेयर है, उसने मीडिया में एक तहलका मचा दिया था। अच्छा, उस पे जाने से पहले मैं मतलब ये आपसे पूछना चाहता हूँ, ऑब्वियसली मुश्किल होगा इस चीज़ को वो करना, प्रूफ करना, क्या वाक़ईतन जॉनसन है वो ब्लैक मैजिक और ब्लैक रिचुअल्स करती हैं? अच्छा, कंगना रनावत के बारे में जो ब्लैक मैजिक का नाम जुड़ा जाता है, जो विचक्राफ्ट का नाम जुड़ा जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें कुछ स्पेसिफिक लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। हुँ। उसकी ये रीज़न है कि मैं आगे जाके आपको बात बताऊँगी कि कंगना रनावत का दिलजीत दोसांझ के साथ भी एक फड्डा हो चुका है, और दिलजीत दोसांझ का नाम भी इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ा हाँ, हाँ, जाता है। टैटू भी है, वो और बनाते भी हैं इस यस, तरह। हुँ। और आगे जाके दोनों ने, कंगना रनावत और दिलजीत दोसांझ ने एक दूसरे के ऊपर ऐसे कमेंट्स पास किए जिससे ये बात कहीं न कहीं इशारा करती है कि दोनों का इल्यूमिनाटी के साथ लिंक है। खैर, आगे चलते हैं। कंगना रनावत और ऋतिक रोशन, आई मीन के वैसे अगर दोनों की पर्सनैलिटी देखें तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आता है। लेकिन क्या हो गया था इनका भी? रिलेशनशिप शुरू हो गया था या बस ऐसे ही बातें ही हैं? अच्छा, कंगना रनावत और ऋतिक रोशन के रिलेशनशिप के बारे में तो आज तक कोई क्लैरिटी मिल ही नहीं सकी। हुँ, ऋतिक रोशन कहते हैं कि कंगना रनावत मेरे पीछे थी और कंगना कहती है कि ऋतिक मेरे पीछे थे। हुँ। आज तक ये बात है, दोनों का केस कोर्ट में भी गया है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका आज तक। ये बात भी मैं आपको बता दूँ। हुआ ऐसे कि कंगना रनावत ने कहा कि जब काइट्स मूवी ऋतिक कर रहे थे, तो वो तब से मेरे पीछे पड़े हुए थे, और मुझे फिर क्रिश 3 जो कंगना और ऋतिक ने एक साथ किया, उसके लिए अप्रोच किया गया उन्होंने, और मेरा अफेयर स्टार्ट हो गया। जब अफेयर स्टार्ट हो गया तो उन दिनों मेरी फ़िल्म्स कुछ इतनी सुपर डुपर हिट नहीं जा रही थी। तो हुँ। क्रिश 3 भी जो है उसने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा बिज़नेस नहीं किया था, तो ऋतिक ने मेरे से जान छुड़ा ली। ऋतिक ने मुझे कहा कि तुम काम पे ध्यान नहीं देती हो, मेरा करियर अच्छा जा रहा है, अगर मैं तुम्हारे साथ सुज़ैन की होते हुए, एक तो मैं सुज़ैन को धोखा दे रहा हूँ, और अगर हुँ। मैं सुज़ैन के होते हुए तुम्हारे साथ रहूँगा तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा उँगलियाँ उठेंगी। इसलिए ऋतिक ने मेरे साथ कट ऑफ कर लिया। ये अच्छा भी किया। हाँ, ऋतिक अच्छा आप किया। कंगना के बहुत खिलाफ हैं। नहीं मतलब ऑब्वियसली देखें जिस तरह की पर्सनैलिटी हम देखते आ रहे हैं, ऋतिक ऋतिक रोशन मुझे हाँ, पर्सनली बहुत अच्छे लगते और हैं। ऋतिक उस टाइम पे ऑलरेडी एक हाँ। रिलेशनशिप में थे, तो जो कि अब नहीं रहा उनका। लेकिन अगर उस टाइम पर देखा जाए तो मैं तो यही कहूँगी कि जिस पार्टनर के साथ आप हो उसके साथ लॉयल रहना चाहिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? अच्छा, ऋतिक रोशन ने तो अभी इस पे कोई बयान नहीं दिया, अभी सारी बातें कंगना की तरफ से हो रही है। कंगना ने कहा कि ऋतिक ने मुझे छोड़ दिया। फिर ऋतिक बैंग बैंग मूवी के शूट कर रहे थे, जब हमने बात की थी कि ऋतिक रोशन और कतरीना कैफ के अफेयर के रूमर सामने आ रहे थे। कंगना रनावत ने कहा कि वैलेंटाइन डे आया, मैंने ऋतिक को कहा कि तुमने ना मुझे कॉल किया, ना मुझे कोई गिफ्ट भिजवाया। तो ऋतिक ने कहा मैंने तुम्हें कुछ गिफ्ट क्यों भिजवाना है, हम दोनों के दरमियान है क्या? आपकी अदालत में कंगना ये बातें कह चुकी है। लेकिन कंगना ने कहा जैसे ही मैंने फ़िल्म क्वीन की और क्वीन ने बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस दिखाई, तो ऋतिक मेरे पास रोता हुआ वापस आ गया। ऋतिक ने कहा आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मुझे पता था तुम कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा करके दिखाओगी, और मेरी बंदी जो है वो बहुत कुछ अचीव करेगी। ऋतिक की ये स्टेटमेंट थी, कंगना का कहना है। हुँ। अच्छा, अब दूसरी तरफ ऋतिक क्या कहते हैं? ऋतिक कहते हैं कि कंगना खुद से अपने दिमाग में कहानियाँ बना लेती है। ऋतिक रोशन का कहना है कि कंगना की बहन ने मुझे बताया है कि कंगना को कोई दिमागी मर्ज़ है, और कंगना इसीलिए ऐसी बातें करती है। ऋतिक रोशन का कहना है कि जब हम क्रिश 3 की शूटिंग कर रहे थे, तो हुँ। शूटिंग के दौरान एक सीन आता है जिसमें कंगना को थोड़ा इमोशनल होना था। हुँ। कंगना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और मेरे ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कंगना ने। हुँ। और मैंने कहा कि मैंने अब इस शूटिंग को कंटिन्यू नहीं करना। जिस पे जो कंगना की बहन है, वो उस टाइम पे कंगना की मैनेजर भी थी, उन्होंने बताया कि कंगना को कोई ऐसा सिंड्रोम है कि कंगना जो है अपना दिमागी संतुलन जो है वो खो बैठती हैं कुछ देर के लिए। हुँ। इसीलिए जो है आप परेशान ना, और कंगना की बहन ने मेरे से माफ़ी माँगी, जिसके बाद हमने क्रिश 3 की शूटिंग जो है कंप्लीट की। अच्छा, ऋतिक रोशन का कहना है कि जब मैंने कंगना रनावत से ब्रेकअप किया तो कंगना ने मुझे 1439 ईमेल्स की थी। 1400 ईमेल्स, 1439 ईमेल्स। 39 ईमेल्स। यस, ओह! और कोई मान सकता है कि कोई
इंसान जो अपनी सेंसेस में हो, आप जितना भी प्यार करते हो अगले बंदे से, सही कोई बात है। 1500 ईमेल कौन करेगा जबकि आपको आगे से कोई जवाब भी नहीं आ रहा। ऋतिक रोशन ने भी ये ऑन मीडिया स्टेटमेंट दी थी और ऋतिक रोशन का कहना था कि मैं कंगना रनावत से मिला ही नहीं था क्रिश 3 से पहले, लेकिन ऋतिक ने जो ये स्टेटमेंट दी ना वो ऋतिक के लिए थोड़ी सी गलत साबित हो गई, क्योंकि ऋतिक और कंगना की पिक्चर्स इस मूवी से पहले की भी हमें सोशल मीडिया पे मिलती है। अब ऋतिक या तो कोई बात छुपा रहे हैं या बात को मोल्ड करके कुछ कह रहे थे, इतना तो कंफर्म है। जबकि कंगना का कहना था कि मैं ऋतिक को पहले की जानती हूँ। ऋतिक रोशन ने कहा कि मैं करण जौहर की एक पार्टी में कंगना से मिला था, और जो कंगना कह रही है कि मैंने क्वीन मूवी की सक्सेस के लिए कॉल की, मैं तो एक पार्टी में मिला था और वहां पर मैंने कंगना को सरसरी सा कॉन्ग्रेचुलेट किया था, लेकिन वो पिक्चर किसी पार्टी की नहीं थी, वो पिक्चर ऐसा लग रहा था किसी प्राइवेट गैदरिंग की है। यस, हुआ ऐसे था। और कंगना रनावत ने कहा कि ऋतिक रोशन ने मेरा आईडी हैक किया था और आईडी हैक करके ये ईमेल्स करवाई गई, और जब ये ईमेल्स करवाई गई तो ऋतिक ने ये पूरी मीडिया के सामने, पूरी इंडस्ट्री के सामने एक तासुर बनाया कि कंगना मेरे पीछे पागल है, हालांकि असल में जो बंदा पागल था मेरे पीछे वो ऋतिक था। यस, ये लीगल नोटिसेस दोनों ने एक दूसरे को भिजवाए और केस चलता रहा। और जब ये आद्यन सुमन का केस हुआ था और ऋतिक रोशन का केस हुआ था, तो आदित्य पंचोली ने एक स्टेटमेंट दी थी कि वेलकम टू द सर्कस, कि अब तुम दोनों भी सर्कस का हिस्सा हो। तो उनको पता था कि कुछ ना कुछ बखेड़ा तो होने वाला है अब आगे जाके, और कंगना के साथ फिर मतलब कंगना का मतलब आप मैं जिस तरह पहले कहा ना कि ऋतिक रोशन और कंगना कहाँ का, लेकिन जो आप बात बताई ना ऑब्वियसली कि वो कह रहे हैं कि पिक्चर्स हम मेरे से कभी यस, मिला नहीं और पिक्चर्स पुरानी निकल आई, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंगना जो है सच्ची साबित कंगना हो रही यहाँ है। पर सच्ची साबित हो रही है। और कंगना की ये बात कंगना ने ही बताया कि हमारी पिक्चर्स है, और वो पिक्चर्स जो थी उस टाइम पे तो एआई का दौर भी नहीं था कि हम कहते हैं कि ऋतिक ने जो है पिक्चर्स को मैनिपुलेट कर लिया था, वो पिक्चर्स पहले की थी, इसलिए वहां पर ऋतिक कुछ गलत साबित हुए थे और कंगना जो है वहां पर सेफ साइड पे खेल गई थी। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऋतिक और सुजैन की जो तलाक हुई है उसे कहा जाता है बॉलीवुड की सबसे महंगी तलाक हुई है, वो कंगना ने विचक्राफ्ट करके करवाई है। ये भी कुछ लोगों का मानना है। अब इसकी क्या रियलिटी है ये कंगना और ऋतिक ही जानते हैं आपस लेकिन में। अगर उन्होंने देखे ना कि अगर विचक्राफ्ट करा के करवाई हो तो फिर शादी कंगना से करते ना, किसी और से थोड़ी करते। कंगना का तो ये बाद में यही स्टेटमेंट आ गई थी कि ऋतिक मेरे पीछे है, और कंगना जो है वो पॉलिटिक्स, आगे जाके हम बात करेंगे, उस टाइम पे पॉलिटिकल मूव में अपनी बिजी हो गई थी, और मुझे नहीं लगता कि अब वो ऋतिक से शादी में इंटरेस्टेड भी होंगी। अच्छा, हुआ ऐसे कि दोनों ने लीगल नोटिस भिजवाया, केस भिजवाया, मामला चलता रहा, लेकिन उसका कुछ फैसला नहीं हो सका। साइबर क्राइम के पास जो ईमेल का केस था वो गया, लेकिन उसका कोई हतमी फैसला ना हुआ और केस जो है वो खत्म हो गया। अच्छा, लेकिन कंगना की जो अफेयर्स की कंट्रोवर्सीज है ना, शायद वो यहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ की या करियर के हवाले से कंट्रोवर्सीज है ना, वो यहाँ पर जाकर ब्रेक नहीं लगाती या स्टॉप नहीं लगाती। अच्छा। वो आगे जाके बढ़ती रहती है। हुआ ऐसे कि 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ होती है, तो कंगना बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स देती है। कंगना रनावत ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड माफिया ने मरवाया है और सुशांत ने कोई सुसाइड नहीं की। और करण जौहर के शो में जब कंगना रनावत गई थी तो वहाँ पर हमें साफ साफ उन्होंने बॉलीवुड माफिया के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी थी, जो हमें नजर आता है। और कंगना रनावत ने करण जौहर पर सीधा सीधा ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो नेपोटिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जिसके बाद करण जौहर ने मुख्तलिफ अवार्ड शोज में कंगना को ट्रोल भी किया था, बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, इस तरह की नहीं, ये बातें बात करके। आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ना एक चीज़ सोच रहा हूँ, अभी आपने जो बात की ना इंस्टेंटली एक मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि उन्होंने तो बोल्ड स्टेटमेंट एक दे दी एक शो में बैठ के, लेकिन आप और मैं चूंकि मीडिया पर्सन हैं, हम लोगों का मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो ये प्रोग्राम्स रिकॉर्ड होते हैं, मतलब जो टीवी शोज पर होते हैं, कुछ लाइव होते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स जिनसे रिकॉर्डेड होते हैं, और ये जो शो है ये बाकायदा रिकॉर्डेड होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन में जाता है, सुना जाता है, स्क्रिप्ट कंटेंट, भी डिसाइडेड होता है। हाँ कंटेंट काटा जाता है। तो अगर तो कोई कंट्रोवर्सी इस तरह से जाती है और अगर उसने कह दिया हुआ है, वो रोकी जा सकती थी। इसके अंदर भी उनके अपने मुफादात होंगे, अपना कोई पर्सपेक्टिव होगा, एग्जैक्टली, इसीलिए जाने दिए ये। मुझे ऐसा लगता है कि करण जौहर ने अपने शो में जो कंगना की सारी स्टेटमेंट्स जाने दी थी, वो इसलिए जाने दी थी क्योंकि उसके बाद कंगना का करियर बुरी तरह से तबाह हो गया था। हम सब देखते हैं कि उसके बाद, मैं आगे जाके बताऊंगी भी, कि कंगना ने उसके बाद एक फिल्म भी हिट नहीं दी। अच्छा, कंगना ने स्टेटमेंट दी सुशांत सिंह के बारे में, कंगना बहुत खुल के बात करना स्टार्ट हो गई। अच्छा, कंगना के बारे में हमें एक चीज़
ऑब्जर्व कर सकते हैं इजीली कि कंगना किसी के बारे में अच्छा कहने से भी नहीं डरती, कंगना किसी के बारे में बुरा कहने से भी नहीं डरती। कंगना ने कहा सुशांत सिंह राजपूत ने छिछोरे जैसी अच्छी मूवी की, सुशांत सिंह राजपूत इतना पढ़ा लिखा आदमी था, उसको नेपोटिज्म का शिकार हो गया, सिर्फ कि नेपोटिज्म किड्स के नेपो किड्स को जो प्रमोट किया जाता है सुशांत सिंह को, उस वजह से चांस नहीं मिला। कंगना ने कहा गली बॉय जैसी बकवास मूवी को इतनी हाइप दे रहे हो जिसमें रणवीर सिंह है, सुशांत सिंह राजपूत को हाइप क्यों नहीं दे रहे? अब उन्होंने इनडायरेक्टली रणवीर सिंह को टारगेट कर दिया है और आलिया भट्ट को टारगेट कर दिया है कि करण जौहर आलिया भट्ट को प्रमोट कर रहे हैं गली बॉय में, क्योंकि आलिया भट्ट है उस टाइम पे। और हमेशा से ये करण जौहर पर इल्जाम आता है कि वो आलिया भट्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं क्योंकि वो महेश भट्ट की बेटी। लेकिन ये सुशांत वाज अ गुड गाय, मतलब वो तो जाहिर तौर पे अच्छा वैसा बंदे ने कि सबको ही उसका दुख है, उसकी सुसाइड का टिल पता नहीं। डेट और मैं ही समझता हूँ कि क्या उस बंदे की क्या मेंटल स्टेटस होगी कि इतना, मुझे ऐसा लगता है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा था और किस हालात में पहुंच गया और सुसाइड कर ली। होना नहीं चाहिए था। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी जो इसी कड़ी से मिलती हुई एक और कड़ी है, एक और स्टोरी। आगे बताएं कि अगला इसके बाद किसके साथ अफेयर शुरू हुआ, क्या किया कंगना ने अपने करियर के साथ? अच्छा, कंगना को ना इसके बाद कोई भी अफेयर स्टार्ट करने का मुझे लगता है टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि कंगना के करियर में कंगना को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी उस तरह। कंगना ने सुशांत सिंह के बारे में जब आवाज उठाना स्टार्ट की तो कंगना को बहुत ज्यादा लोगों ने, या बॉलीवुड माफिया और जो लोग नेपोटिज्म को प्रमोट करते हैं, वो कंगना के खिलाफ हो गए। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो लोग जो नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं, वो लोग जो बॉलीवुड माफिया को प्रमोट करते हैं, जो आधी से ज्यादा इंडस्ट्री है, वो लोग सब एक साथ हो गए और कंगना अकेली हो गई। इवन उर्मिला मातोंडकर जो एक्ट्रेस है हमारी पुरानी, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि कंगना जो बात कर रही हैं वो कुछ लोगों के लिए है, वो सब लोगों के लिए नहीं है। जिस पे कंगना ने उर्मिला को कहा था कि आप एक सॉफ्ट बॉर्न बेबी हैं, आपको इन बातों के बीच में पड़ना नहीं चाहिए। हुआ ऐसे कि कंगना ने उसके बाद फिल्म की मणिकर्णिका, और लक्ष्मीबाई पे वो मूवी थी जो इंडिया की एक बहुत हिस्ट्री की ब्रेव खातून है। और मूवी में कंगना का अगर देखा जाए, एक्टिंग स्किल पे डाउट नहीं किया जा सकता है, फिल्मोग्राफी अच्छी है उसकी, उसके सीक्वेंसेस अच्छे हैं, लेकिन जब वो मूवी आती है तो मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाती है। क्या रीजन रही होगी कि वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाती है? कंगना रनावत ने कहा मेरी फिल्म फ्लॉप हुई है करण जौहर की वजह से और बॉलीवुड माफिया की वजह से। वो लोग चाहते नहीं है कि मैं अच्छा काम करूं और मुझे बॉलीवुड में पहचान मिले मेरी वजह लेकिन से। देखिए ना, ये अगर फ्लॉप हो रही है तो इसके अंदर बॉलीवुड माफिया का कितना ही रोल होगा। जाहिर सी बात है, सिर्फ कंगना ही तो इन्वॉल्व नहीं है ना, डायरेक्टर इन्वॉल्व हैं, प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व हैं, पूरी एक मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। खाली एक कैरेक्टर की वजह से तो ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा बॉलीवुड माफिया एक जगह पे इकट्ठा हो गया और फिल्म को नाकाम करने की एक भरपूर कोशिश की जा रही है। अच्छा, और बिल्कुल टिकट्स भी सही, तो सेल हो रही है, सिनेमा पे लग रही है, लोगों ने हाथ पकड़ के तो नहीं ना रोकना लोगों को आने बिल्कुल से। सही बात कही आपने। जो आपने बात कही है ना वो 100% करेक्ट है कि जब उस मूवी के रिव्यूज लिए गए तो ये बात सामने आई कि कंगना ने उस मूवी में अपनी पसंद से बहुत सारी चेंजेस करवाए थे। हाँ, देखो सोनू ना। सूद कंगना के भाई बने हुए थे, ठीक है। और कंगना ने, डायरेक्टर जो थे उन्होंने, क्रिश था उनका नाम, जिन्होंने गब्बर इज बैक जैसी मूवीज बनाई हैं, उन्होंने कहा कि कंगना इतना ज्यादा डोमिनेंट होती थी सेट पे कि कंगना कहती थी मेरा ये सीन इस तरह से किया जाए, मेरे फला सीन को फला सीन के बाद शूट किया जाए। तो कंगना उस टाइम पे अपनी फिल्म की जो चेंजेस कर रही थी फिल्म में, वो 50 to 60% कर रही थी। और कंगना ने कहा यही वजह बनी कि फिल्म जो है वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। हुआ ऐसे कि सोनू सूद ने भी कहा कि कंगना के जो मेरे साथ सीन्स थे, कंगना उनको अपनी मर्जी से रीस्केड्यूल कर लिया करती थी और इसी वजह से मुझे फिल्म से आउट होना पड़ा, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं होने वाली। हालांकि अच्छी खासी बजट की फिल्म थी और अच्छी खासी जो हिस्ट्री के बड़े करेक्टर का नाम है उस पर फिल्म थी। लेकिन सोनू सूद जब फिल्म से आउट हुए तो वो ज़ीशान अय्यूब को करेक्टर दिया गया। ज़ीशान अय्यूब उस तरह से करेक्टर को नहीं निभा सके। और जो क्रिटिक्स ने भी बयान दिया वो ये है कि कंगना अगर एक्टिंग अच्छी करती हैं तो कंगना को चाहिए एक्टिंग में ही रहे, उन्हें डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए था। खैर कंगना ने इस बात पे नहीं माना या इत्तेफाक किया कि मैंने डायरेक्शन में जो है अपना रोल प्ले किया था, इसी वजह से फिल्म फ्लॉप हुई। कंगना ने कंटिन्यूसली बॉलीवुड माफिया पे ही इल्ज़ाम लगाया कि बॉलीवुड माफिया की वजह से मेरा करियर ख़राब हो रहा है। अच्छा, वो एक बात है ना कि चोर कभी अपनी चोरी नहीं मानता। वो ऐसे ही ज़ाहिर है। सी बात है, उसने अपने ऊपर थोड़ी लेना था। उसने कहा कि जी बॉलीवुड माफिया ने हिट नहीं होने दी। मुझे ऐसा लगता है इफ़ यू आर गुड एट समथिंग तो आपको अपना पूरा पोटेंशियल, अपनी पूरी एफर्ट उस चीज़ में उसी चीज डालनी पर चाहिए लगानी तो चाहिए। आउटकम बहुत पॉजिटिव आता है। मल्टीटास्किंग इज़ गुड, लेकिन आपको मल्टीटास्किंग करने के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी अक्सर बियर करने पड़ जाते हैं, जो हमें इस फिल्म की सिनेरियो में नज़र आता है। उसके बाद ये हुआ कि कंगना रनावत ने फिल्म धाकड़ की
कंगना को लगा कि बहुत ही कोई अलग किस्म की फिल्म है जिसमें मैं एक एक्शन हीरोइन का काम कर रही हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर इतनी ज़्यादा पिटी कि उस फिल्म ने करोड़ भी नहीं कमाया, सिर्फ लाखों में उसके फिगर्स थे। मतलब बॉलीवुड की ऐसी फिल्म जिसने नॉट इवन करोड्स का फिगर टच किया हो, सिर्फ लैक्स में उसकी, या सिर्फ लैक्स में उसकी एंडिंग। अच्छा, उसके बाद कंगना जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई थी। उसके बाद कंगना ने जजमेंटल है क्या, सिमरन, इस तरह की मूवीज़ करना स्टार्ट कर दिया। आप सोचें कि एक एक्ट्रेस है जिनको पद्मश्री अवार्ड मिलता है और जिनकी फिल्म सुपर डुपर हिट जाती है, सुपर डुपर हिट फिल्म्स में उनकी हम तन्नू वर्स मन्नू देख रहे हैं, क्वीन देख रहे हैं, गैंगस्टर देख रहे हैं, और एकदम से इतना ज़्यादा डाउनफॉल वो कंगना की मेंटल स्टेट के लिए भी ठीक नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कंगना जो है उन्होंने एक और मूव अपनाया। कंगना ने कहा कि अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में उस तरह से अपना नाम नहीं बना पा रही तो चलो कोई बात नहीं, कंगना ने पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली। वही मैं उस तरफ ही आने लगा था कि बॉलीवुड से एक एक्ट्रेस हैं, ऑब्वियसली इतनी बड़ी एज भी नहीं है कि इंसान बोले कि रिटायर्ड होके या छोड़ के बिल्कुल सारा कुछ पीछे फेंक के, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग ना स्ट्रगल करते हैं। अगर एक मूवी नहीं, 2 मूवी नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल हिट नहीं जा रहे, एकदम बूम आता है और एकदम हिट हो जाते हैं और फिर सो ऑन कैरियर चलता रहता है। यहाँ प्रोडक्शन में चले जाते हैं, जब प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कोशिश करते हैं अपने कैरियर को ऊपर ले जाने की। लेकिन पॉलिटिक्स ये कैसे हुआ, इसी बारे में बताएं। अच्छा, कंगना बॉलीवुड में इतना मेस क्रिएट कर चुकी थी अपने लिए, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि तालाब में रहना है तो मगरमच्छ से लड़ाई अच्छी नहीं है, कंगना ने वो वाली हरकत कर दी थी। कंगना ने आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की मूवी के बारे में इस तरह से स्टेटमेंट्स पास की। उसके बाद कंगना ने कहा एक पॉडकास्ट के दौरान कि मुझे बॉलीवुड के लोग स्टूपिड और डम लगते हैं। कंगना ने कहा मुझे बॉलीवुड पार्टी से चिढ़ है। कंगना ने कहा बॉलीवुड पार्टीज में जिस जिस तरह की बातें होती है वो इंतहाई एम्बैरेसिंग होती हैं। मतलब आप बॉलीवुड के लोगों को डम कह रहे हो, स्टूपिड कह रहे हो, और उसके बाद आप चाह रहे हैं कि बॉलीवुड में आपके कोई दोस्त बने, तो उस तरह से पॉसिबल नहीं है। इवन जब आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के कपल को लोग बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे थे और कहा जा रहा था कि ये यंग कपल है, तो कंगना रनावत ने कहा कि रणबीर कपूर यंग है, 37 साल के हैं, ये तो मेरा बाप इस उम्र का जब था तो उसके इतने सारे बच्चे थे। और कंगना रनावत ने कहा कि आलिया भट्ट को आप यंग कह रहे हैं, आलिया भट्ट 27 साल की है, जब मैं 27 साल की थी तो मैं कोई मूवी के लिए डायलॉग्स लिख रही थी, आलिया भट्ट कोई यंग नहीं है। इस तरह की वो स्टेटमेंट्स पास करती रही कि मेरी माँ जब 27 साल की थी तो उनके 3 बच्चे थे। ये कहा है कंगना रनावत ने। अब सोचें कि वो इतने सारे लोगों के साथ पंगा लेने के बाद अब बॉलीवुड में टिकती भी कैसे। वही ना। अच्छा, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं। वो ज्वाइन करने के बाद उनको लगता है कि भाई कैंपेन सिर्फ कुछ दिनों की होगी, बाद में मिनिस्ट्री आराम से मिल जाएगी, पार्लियामेंट का हिस्सा बनूंगी, आराम से बैठ के एंजॉय करूंगी। लेकिन उस तरह से भी नहीं हुआ। कंगना को ट्विटर पे इतना ज़्यादा कह लें स्लैम किया गया, कंगना को इतने ज़्यादा ट्रोल किया गया कंगना को। इवन अच्छा हुआ क्या कि कंगना पॉलिटिक्स में आ गई, लेकिन कंगना के पॉलिटिकल मूव्स जो है वो उतने शार्प नहीं थे। जो फार्मर प्रोटेस्ट था इंडिया में, उस पर रिहाना ने और दिलजीत दोसांझ ने फार्मर्स का अच्छा खासा साथ दिया, लेकिन कंगना ने रिहाना की कोई पिक्चर लगा के, फार्मर थी वहां पर प्रोटेस्ट में, जिसकी पिक्चर लगा के कंगना ने कोई स्टेटमेंट पास की, जिस पर दिलजीत दोसांझ ने कहा कि तुम पागल हो जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। कंगना रनावत को दिलजीत दोसांझ भी पागल कह चुके हैं। तो दिलजीत दोसांझ ने कहा कि आप तो ऐसी बातें नहीं करेंगे क्योंकि इंसान जिसका खाता है तो उसे अपने मालिक की बात माननी पड़ती है। तो कंगना रनावत, दिलजीत दोसांझ ने कंगना रनावत को आगे से कहा कि अच्छा अगर किसी के साथ काम करने से इंसान उसका पालतू हो जाता है तो कंगना तुम्हारे तो फिर बहुत सारे मालिक होंगे। दिलजीत दोसांझ ने ऐसी बात कंगना को कही है। तो कंगना का फड्डा रिहाना के साथ है, दिलजीत दोसांझ के साथ है, रणवीर सिंह के साथ है, आलिया भट्ट के साथ है, रणबीर कपूर के साथ है, करण जौहर के साथ है, बहुत सारे लोगों के साथ उनका फड्डा है। लेकिन कंगना के बारे में मैं जो स्टार्टिंग में बात की थी कि कंगना इस सेंस में ब्रेव है कि कंगना ने बॉलीवुड अफेयर्स के बारे में जितनी खुल के बात की है और बॉलीवुड माफिया के बारे में जितनी खुल के बात की है उतनी कोई एक्ट्रेस आज तक नहीं कर और सकी। इनके जो पॉलिटिकल कैरियर है वो कोई खास अच्छा नहीं जा रहा नहीं, या जो लोग हैं, जो इनसाइडर्स हैं, उनका ये कहना है कि कंगना को लगता था कि उन्हें मिनिस्ट्री बहुत आराम से मिल जाएगी, लेकिन टिल डेट कंगना सिर्फ अभी पार्लियामेंट का हिस्सा है और कंगना स्ट्रगल कर रही हैं उसके लिए। अब गॉड नोस कंगना को मिनिस्ट्री कब मिलती है, और अगर मिनिस्ट्री मिलती है, कंगना ने बल्कि जो इमरजेंसी मूवी की थी जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी का रोल किया था,
पॉलिटिक्स में आने के बाद, उस पर भी कंगना को बहुत सारी ऑपोजिशन की तरफ से कमेंट्स का सामना करना पड़ा था, और जो उनकी इमरजेंसी मूवी थी इसलिए वो इतनी हिट भी नहीं हो सकी थी, हालांकि वो मूवी इंदिरा गांधी की लाइफ पे थी। तो हम वो देखते हैं कि कंगना ना घर की रही ना घाट की रही। और वो भी एक मसला है ना, देखें कि अगर तो आपको थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी, क्योंकि ये हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी जो कि मोदी की है, और जो इंदिरा गांधी थी वो गालिबन राहुल गांधी जो है ये इन्हीं की फैमिली से हैं, और राहुल गांधी इस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, जो कि कांग्रेस जो भारतीय कांग्रेस पार्टी है वो एक अलग पार्टी, और बीजेपी अगर ऑब्वियसली बीजेपी की पार्टी की एक मेंबर जो उनसे मूवी तो करेंगे उनको इंदिरा के मिनिस्ट्री ऊपर, में अब जाना कितना तो मुश्किल है उनके वो लिए, आप ये वही ना सोचें कि ऑब्वियसली। अगर उनकी मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ये फिगर देखने पड़े हैं तो फिर उनके लिए मिनिस्ट्री में आ, अपना नाम बनाना अभी कुछ मुश्किल हमें नजर आ रहा है। लेकिन स्टिल मैं हमेशा जो बात कहती हूँ कि बीइंग अ लेडी, एक लेडी के लिए हमेशा गुड विश होनी चाहिए, और अगर कोई अपनी लाइफ में स्टार्टिंग से अब्यूज देख के आया है, हर्डल्स देख के आया है, स्ट्रगल देख के आया है, और कंगना को बहुत साल हो गए हैं, तो वी विश हर वेरी बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, एक और चीज, आपने दिलजीत दोसांझ का कहा और बीच में आपने एक हुक छोड़ा था कि मैं एंड पर बताऊंगी कि इल्यूमिनाटी कैसे है और कैसे दिलजीत ने भी ये प्रूव किया, उस बारे में बताएं। अच्छा, हुआ ऐसा था कि जब कंगना रनावत और दिलजीत दोसांझ का इस बात पर फड्डा हुआ, तो कंगना रनावत ने दिलजीत दोसांझ को कहा था कि तुम किसी अननोन सोसाइटी के पालतू मेंबर हो। यस, अब अननोन सोसाइटी या मिस्टीरियस सोसाइटी देखा जाए तो हम किसको कहते हैं? ये जो हिडन सोसाइटीज है, सीक्रेट सीक्रेट सोसाइटीज हैं। सोसाइटीज को, और उनके पालतू हो। इस बात का क्या मतलब हो सकता है? और दिलजीत दोसांझ जी है, जिन दिनों उनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिन दिनों दिल्यूमिनाटी टूर कर रहे थे, ये फार्मर प्रोटेस्ट और दिल्यूमिनाटी टूर ये बिल्कुल बैक टू बैक आए हैं। तो इस स्टेटमेंट के बाद जो दिलजीत दोसांझ है, उन्होंने ये वाली इमोजी जो है रिएक्ट कर दी थी, जिसको हम कहा जाता है कि ये वाली बेफोमिट किया है या ये वाली बेफोमिट किया है। उन्होंने कंगना को जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा था, उन्होंने सिर्फ ये इमोजी रिएक्ट कर दी थी। अब इस बात का नहीं पता है कि वो हाँ में जवाब दे रहे थे या वो कंगना को और गुस्सा चढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन दिलजीत की तरफ से सिर्फ ये स्टेटमेंट थी, इतनी सी। चलें, बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरीज रही हैं, बड़ा मज़ा आया, बड़ा समझ लें कि मुझे बहुत मज़ा आया सुन के, बड़ी मज़े मज़े की स्टोरीज थी, बड़े मज़े मज़े के सीक्रेट्स थे। अब कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको कैसी ये स्टोरीज लगी, क्या आपको लगता है कि इन स्टोरीज के अंदर कुछ सदाकत है, या फिर ये मैनिपुलेटिव स्टोरीज हैं जो कि इंटरनेट पर और डिफरेंट जगह पे जर्नलिस्ट ने ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, आप क्या समझते हैं? और इसके साथ साथ हमें बताएं कि अगली पॉडकास्ट आप किसके ऊपर देखना चाहते हैं, किस पर्सनैलिटी के ऊपर। टिल देन हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।